हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी का तो हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में। सबसे पहले बंगाल की कुछ हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो बंगाल का भौतिक रूप देख लेते हैं। आज का जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी उस समय बंगाल के अंतर्गत आता था। तो ये एरिया पूरा इधर का बंगाल था, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था और बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सभी शामिल थे। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए भू राजस्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के दोआब पर स्थित था। दोआब मतलब दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। वो बहुत उपजाऊ होता है। उपजाऊ होता है तो वहाँ खेती अच्छी होती है, वहाँ से रेवेन्यू अच्छा आता है, यानी कि भू राजस्व अच्छा खासा आता है। तो यहाँ ये लिखा भी आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी है। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र था वो बंगाल के अंतर्गत आता था। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के दो आप पर स्थित था। दो आप क्या होता है? दो आप होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और ये क्या होता है? ये बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए इससे रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो बात करते हैं अब मुग़ल साम्राज्य की। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था बंगाल। तो उस समय मध्य भारत में जो मुग़ल साम्राज्य था उसका भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अधिकार था। ऐसा समझ सकते हैं, मुग़ल साम्राज्य उस समय बहुत ज़्यादा अधिक उत्थान की स्थिति में था। तो और मुग़ल साम्राज्य उस समय प्रांतों में विभाजित था और इन प्रांतों को सूबा कहते थे। जैसे कि ये बंगाल वाला प्रांत है, फिर अवध वाला प्रांत है, फिर नीचे और भी मेरे प्रांत थे छोटे मोटे इधर उधर। ठीक है, और कुछ अलग भी राज्य थे हालांकि। तो हम अभी प्रांतों के बारे में पढ़ रहे हैं जो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, उन्हें सूबा कहा जाता था। और इन सूबों में दो अधिकारी होते थे, पहला दीवान और दूसरा सूबेदार। सूबेदार तो कानूनी व्यवस्था देखता था, सेना की व्यवस्था देखता था। और दीवान क्या करता था? वहाँ से जो रेवेन्यू आता था उसकी देख रेख करता था, यानी कि वहाँ से भू राजस्व या राजस्व इकट्ठा करता था। तो बात है हमारी 1700 ईस्वी की, जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था तो उसने बंगाल जो अपना सूबा था वो मुग़ल के अंतर्गत आता था। तो बंगाल में खुद तो जाएगा नहीं, वो तो दिल्ली में बैठते थे मुग़ल बादशाह। तो वो बंगाल की देखरेख के लिए दीवान और सूबेदार दो अधिकारी जो नियुक्त करते थे। तो उन्होंने दीवान तो बनाकर भेजा मुर्शिद कुली खान को, और सूबेदार बनाकर भेजा अपने पोते अजीमुश शान को। 1707 में जब औरंगज़ेब का निधन हो गया तो 1717 में मुर्शिद कुली खां सूबेदार भी बन गया, क्योंकि अजीमुश शान जो था उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी सूबेदार बनने में यहाँ बंगाल में। तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था अजीमुश शान। तो इसका फ़ायदा उठाया मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिद कुली खान 1717 में, औरंगज़ेब जब 1707 में मर गया उसके बाद 1717 में मुर्शिद कुली खान सूबेदार भी बन गया। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, जब 1717 में मुर्शिद कुली खां ही वहाँ का सूबेदार है और यही वहाँ का दीवान है, यानी कि कहा जा सकता है मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया। मतलब स्वतंत्र राज्य मतलब मुग़ल साम्राज्य से अलग करके अपना राज्य बना लिया। परंतु यह कभी घोषणा नहीं की, लेकिन ये कहा ही नहीं कि स्वतंत्र राज्य बना चुका हूँ मैं अपने अंतर्गत ले चुका हूँ बंगाल को, ये नहीं कहा। क्यों? मुग़लों को राजस्व भिजवा देता था ये। अच्छा, राजस्व क्यों भिजवा देता था? क्योंकि इसको पता था अगर राजस्व नहीं भिजवाएगा तो वहाँ से ज़रूर मुग़ल बादशाह विरोध कर सकता है इसका। लेकिन एक तरह से स्वतंत्र राज्य बना लिया था बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने। तो मुर्शिद कुली खान जो था वो ये जो क्या कहते हैं मुग़ल बादशाह था उसके द्वारा भेजा गया अंतिम सूबेदार कह सकते हैं, अंतिम दीवान था वहाँ का। इसके बाद बंगाल के लिए किसी भी मुग़ल बादशाह ने कोई भी सूबेदार नियुक्त नहीं किया। अब मुग़ल बादशाह फिर 1717 में फ़र्रुखसियर आया था। तो मुग़ल बादशाहों का क्रम हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, 1717 में फ़र्रुखसियर था मुग़ल बादशाह। तो उसने सैयद बंधुओं की मदद से बना था ये मुग़ल बादशाह। और इसने क्या काम किया था अपने काल में? फ्री ट्रेड, अंग्रेज़ों को दस्तक का अधिकार दिया था। इसके तहत 3000 रुपये वार्षिक देकर वो कहीं भी अपनी फैक्ट्री खोल सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का वैसे तो हेडक्वार्टर मद्रास था, लेकिन दस्तक का अधिकार प्राप्त हो गया फ़र्रुखसियर से। तो इसके 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 तहत इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरे देश में अपनी फैक्ट्री खोलना शुरू कर दिया। 1651 में हुगली में ट्रेड फैक्ट्री खोली। उसके बाद 1698 में फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में खोली। और कलकत्ता में कैसे खोली? सुतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुरी 3 गाँव को मिलाकर
ये फोर्ट विलियम्स किला बनाया गया था कलकत्ता में 1698 में। तो मुर्शिद कुली खां का बंगाल में काल कैसा रहा था? तो मुर्शिद कुली खां 1717 में तो दीवान बनकर आया था। 1717 में फिर वो सूबेदार भी बन गया। उसका कुल काल 1700 से 1727 तक रहा था। अब मुर्शिद कुली खां के बाद जब ये 1727 में, इसके बाद इसका जमाई बना शुजाउद्दीन, ये 1739 तक रहा। फिर इसके बाद बेटा इसका सरफराज बना। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस मुर्शिद कुली खान याद रखना है। फिर सरफराज के काल में क्या हुआ था, अलीवर्दी खां उस समय नायब सूबेदार था बिहार का। जैसे पूरा बंगाल है, अब बंगाल में बिहार भी आ रहा है, बंगाल में ही उड़ीसा आ रहा है, बंगाल में ही झारखंड आ रहा है, बंगाल में ही आगे और भी कुछ जैसे पश्चिम बंगाल है, ये सब आ रहे हैं। तो बिहार अब पूरे का देख रेख तो सरफराज करेगा नहीं। सरफराज कौन था? वहाँ का बंगाल का जो था नवाब था। लेकिन अब बिहार का नायब सूबेदार उसने बनाकर भेजा था अलीवर्दी खान को, और अलीवर्दी खान ने ही इसको हटा दिया और खुद अलीवर्दी खान 1740 से 56 में पूरे बंगाल का सूबेदार बन गया, पूरे बंगाल का एक तरह से नवाब बन गया। तो आपको याद रखने वाली बात यह है, बस मुर्शिद कुली खान था वो 1770 से 1727 तक रहा। इसके बाद अलीवर्दी खान 40 से 56 तक रहा। अलीवर्दी खान का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। इसने क्या काम किया, चालाकी से बंगाल को अपने हाथों में रखा अलीवर्दी खान ने, क्योंकि ये जानता था। तो उस वक्त मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था 1740 से 61। तो मराठा भी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए बस जान लो उस समय मराठा सरदार जो था वो बालाजी बाजीराव था, और इसने 1751 में बंगाल से उड़ीसा को ले लिया था। सबसे ज़्यादा हमले अलीवर्दी खान के समय में हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा था। किसने? अलीवर्दी खान ने। ये कहा था इसको छेड़ो मत, अगर इसको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगे, और छेड़ोगे तो ये काट खाएंगी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी गतिविधियाँ करती थी उसको चुपचाप देखता रहता था। जैसे कि दस्तक का दुरुपयोग करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, दस्तक क्या था वो बता दिया था। फर्रुखसियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये सालाना देने के बाद पूरे देश में कहीं भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। अलीवर्दी खान ने ही रंगीला को 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। रंगीला कौन था? ये मुगल बादशाह था उस समय, अलीवर्दी खान के समय। तो ये क्यों किया था? ताकि सब लोग चुपचाप बैठे रहें और मैं अपना शासन बंगाल पर चलाते रहूं। अलीवर्दी खान के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला 56 से 57 तक रहा, और इसके काल की मुख्य घटना ये थी कि फोर्ट विलियम्स पर इसने कार्रवाई की, जिससे अंग्रेज नाराज हुए। फोर्ट विलियम्स कहाँ था? कलकत्ता में जो किला बनवाया था 1698 में, तो वो हमने पढ़ा था। तो फोर्ट विलियम्स पर जब कार्रवाई करी सिराजुद्दौला ने आते ही, तो अंग्रेज जाहिर सी बात है नाराज होंगे। और इसके काल में इसके साथ धोखे बहुत हुए थे। जैसे घसीटी बेगम इसकी मौसी थी, वो भी इसके खिलाफ थी। पूर्णिया का नवाब इसके मौसा जी थे, वो भी इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। जगत सेठ बैंकर था एक, उसने भी धोखा दिया इसको। अमीर चंद एक व्यापारी था, इसने भी इसको धोखा दिया। इसके काल में एक ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी। तो ये क्या थी ये जानना है आपको, कि ब्लैक होल की घटना में क्या हुआ था। 146 अंग्रेज कैदी बंद कर दिए थे इसने, जिसमें से सुबह केवल 23 बचे थे। मतलब एक काल कोठरी थी उसमें मतलब ब्लैक कलर की एक बहुत छोटा सा एक कोठरी समझ सकते हैं, उसमें 146 जब अंग्रेज कैद कर दिए तो उसमें से सब मर गए घुटन के मारे, और केवल 23 बचे। उसी में से एक जो बचे था वो हॉलवेल था, उसने ये कहानी लिखी थी। तो 1756 में जब ये घटना हुई ब्लैक होल की, तो इससे अंग्रेज नाराज होंगे, जाहिर सी बात है। और ऊपर से इसने छेड़खानी भी बहुत की थी, जैसे कि फोर्ट विलियम्स पर कार्रवाई की थी, तो इससे भी अंग्रेज नाराज हुए। फिर ब्लैक होल की घटना हो गई, तो इससे अंग्रेजों में रोष पैदा हो गया। तो अमीर चंद से कहा, अमीर चंद जो था उससे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सलाह बना ली कि हम आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, आप कैसे भी जो सिराजुद्दौला है उसका, जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, इसका एक सेनापति था मीर जाफ़र, इससे मिलवा दो कैसे भी। तो अमीर चंद उस समय राजी हो गया। अमीर चंद ने कहा कि सौदा करवाने के लिए ठीक है मैं मिलवा दूंगा, उसके लिए मेरे को 30 लाख रुपए और बंगाल के खजाने का 50% चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए राजी हो गई, और अमीर चंद व्यापारी जो था उसने स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब क्या होता है, जैसे मीर जाफ़र के ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज़ों से, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफ़र के ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों से मिलते ही अमीर चंद की मौत हो गई। यानी कि अमीर चंद जिसने
ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफ़र से मिलवाया था, उसी की मौत हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं मौत नहीं हुई है इसकी, ये षड्यंत्र का शिकार हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पागल बना दिया था। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच दिया कि हम आपको नवाब बनाएंगे, आप हमारी मदद करिए, बदले में हम आपको किलेबंदी करने का अधिकार देंगे। सॉरी, बदले में अंग्रेज़ों को क्या चाहिए, अंग्रेज ने कहा हम बंगाल पर किलेबंदी करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे पूरे इंडिया में, तो आप छेड़खानी नहीं करेंगे। तो मीर जाफ़र को क्या था, वो तो राजी हो गया। उसने कहा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, मैं बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। तो उस समय प्लासी का युद्ध होता है फिर 1757 ईस्वी में, जिसमें सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ते हैं आपस में। ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से क्लाइव थल सेना लेकर आता है और एडमिरल वाटसन नौसेना लेकर आता है। जैसे कि ये इंडिया है तो इंडिया में ये बंगाल है, यहाँ क्लाइव तो थल सेना लेकर आता है और एडमिरल यहाँ से मद्रास से यहाँ नौसेना लेकर आता है, एडमिरल वाटसन। और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल, बहुत अच्छी लड़ाई लगी, बेहतरीन लड़ाई लड़ी थी इन दोनों ने सिराजुद्दौला की तरफ से। और मीर जाफ़र जो इसका सेनापति था, उसने धोखेबाजी की, बंगाल पर अंग्रेज़ों का इससे नियंत्रण स्थापित हो गया। अब मीर जाफ़र 1757 से 60 तक बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव वॉटसन और ईस्ट इंडिया कंपनी को ढेरों सारा पैसा दिया मीर जाफ़र ने। और ये जो था मीर जाफ़र, वो क्लाइव का गधा कहा जाता था, डंकी ऑफ क्लाइव, क्योंकि उसी के इशारों पे चलता था ये। क्योंकि बनाया किसने था, मीर जाफ़र को जो बंगाल का नवाब बनाया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बनाया ही था, तो इसलिए उसको इशारों पे चलना था, तो डंकी ऑफ क्लाइव कहलाता था ये। इसके बाद इसका जमाई मीर कासिम बना। मीर कासिम जो था वो योग्य था, तो वो नहीं चाहता था किसी का दबाव, तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। जर्मन अधिकारी रख लिए अपने, अंग्रेज़ों को जलाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, या फिर अंग्रेज़ों के पास जो पश्चिमी प्रशिक्षण था तो उससे निपटने के लिए इसने जर्मनी अधिकारी रख लिए अपने यहाँ। भारतीय व्यापारियों को भी वही अधिकार दे दिए जो दस्तक के तहत अंग्रेज़ों को थे। यानी कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार था, वो भारतीयों को भी मिल गया। तो इससे अंग्रेज़ और नाराज़ हो गए इससे। 1760 तक मीर जाफ़र रहा था। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आया था, तो इसने कुछ कारण जैसे अंग्रेज़ नाराज़ हुए थे, तो वो राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, ये मुंगेर ले गया। तो जाहिर सी बात है क्यों ले गया होगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो था वो पहले से राजधानी था, और मुर्शिदाबाद जो था वो षड्यंत्र का केंद्र हो गया था। अंग्रेज़ उस पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। तो मुंगेर पर भी, मुंगेर जब राजधानी बनाई तो इसने किलेबंदी कर ली मुंगेर पर, ताकि अंग्रेज़ अब नियंत्रण ना कर पाएँ। मुंगेर में इसने और क्या काम किया, मुंगेर में तोड़दार बंदूकों का निर्माण और कारखाना या तोपखाना खुलवाया। दस्तक का दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय व्यापारियों को भी वही अधिकार दे दिए जो दस्तक के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को थे। नए कर जैसे अब्बास कर, खिलजी कर, ये सब लगाए। जर्मन अधिकारी वॉल्टर की नियुक्ति की, अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उपद्रवी जमींदारों का दमन किया, जैसे पटना के जमींदार राम नारायण की हत्या की मीर कासिम ने करवाई थी। राम नारायण जो था वो उपद्रवी जमींदार था। तो इस हत्या के बाद अंग्रेज़ों ने एक अधिकारी एलिस को भेजा, ताकि पटना पर अधिकार करने के लिए। लेकिन मीर कासिम ने एलिस सहित 148 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। और बंदी बना लिया तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ अब लड़ेंगे। तो 1763 में इसके बाद कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ मीर कासिम और अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, जैसे कटवा की लड़ाई, गिरिया की लड़ाई, सुती की लड़ाई, उदय नाला की लड़ाई। तो ये सारी लड़ाई हुई थी, लेकिन इन सभी लड़ाइयों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि चारों में मीर कासिम की हत्या हो गई थी। मीर कासिम की हत्या, सॉरी, मीर कासिम की हार हुई, हत्या नहीं, सॉरी, हार हो गई थी। तो पटना में बंदी 148 अंग्रेज कैदियों को जो बनाया था एलिस सहित हत्या करवा दी, किसने, मीर कासिम ने। तो पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है इसको। तो ब्लैक होल की घटना जो थी वो तो बना था प्लासी के युद्ध का कारण। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने भी यही काम किया था कि एक तो उसने ब्लैक होल की घटना में कितने 100 कितने थे 146 जो अंग्रेज थे उनको बंदी बना लिया था और कालकोठरी में बंद कर दिया था, जिससे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। 23 अंग्रेज बचे थे, जिसमें से एक हॉलवेल था, तो इससे अंग्रेज नाराज़ हुए थे बहुत ज़्यादा। दूसरा उसने क्या काम किया था कि फोर्ट विलियम्स पर कार्रवाई की थी। उसके बाद मीर जाफ़र जो आया था वो तो क्लाइव का कुत्ता था, क्लाइव का गधा कहा जाता था। उसके बाद जब मीर कासिम आया तो मीर कासिम थोड़ा सा कह सकते हैं कि योग्य था। तो उसने क्या काम किया था, उसने अधिकार
अधिकार को बनाए रखा। वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों के दबाव में काम करे, तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। फिर कई उसने ऐसे काम किए जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हुए, जैसे जर्मन अधिकारी वॉल्टर की नियुक्ति अपनी सेना में कर ली थी। दस्तखत का दुरुपयोग को रखने के लिए भारतीयों को भी वही अधिकार दे दिए। और लास्ट में ये घटना थी कि मीर कासिम जो था वो एलिस सहित 148 अंग्रेज़ों को बंदी बना लेता है। लास्ट में बंदी बनाने के बाद हत्या करवा देता है। चारों में मीर कासिम की हार होती है। ये लड़ाई हुई थी, तो इसके बाद पटना हत्याकांड हुआ था, जिसमें 148 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया और एलिस सहित इनकी हत्या करवा दी थी। तो मीर कासिम भागकर अब अवध पहुंचता है, क्योंकि उसको पता था अब ये हत्याकांड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और अ, मीर कासिम के बीच अब युद्ध होने वाला है। तो वो अवध पहुंचा और शुजा-उद-दौला अवध का उस समय नवाब था। तो अवध के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी के लिए बस इतना जान लो, अवध का नवाब उस समय शुजा-उद-दौला था, तो उसको राज़ी किया कि लड़ाई में मेरा साथ दे। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, क्योंकि 1760 तक तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आया। मीर कासिम 1763 तक रहा। 64 में फिर बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और गठबंधन दूसरी तरफ होता है, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है। और इसने मदद मांगी थी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की। साथ में ही मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी मीर कासिम की तरफ से ही लड़ा था। तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से काफ़ी मदद मिली थी। और इस युद्ध में 1764 में जो बक्सर का युद्ध था वो महत्वपूर्ण युद्ध, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक अधिकार विस्तार किया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई और उसने अपना राजनीतिक अधिकार का विस्तार किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जब जीत हुई बक्सर के युद्ध में, तो इलाहाबाद की संधि होती है इसके बाद। तो इलाहाबाद की संधि 2 दिन होती है। प्रथम संधि 12 अगस्त को 1765 में हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के लिए खास तौर से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बनकर आया। इसने क्या काम किया, मुग़ल बादशाह जो था उसके साथ शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। और मुग़ल बादशाह हालांकि बहुत कमज़ोर स्थिति में आ चुके था उस समय, फिर भी इसने इसको, क्लाइव जानता था कि मुग़ल बादशाह से अभी पंगा लेना सही नहीं है, क्योंकि मुग़ल बादशाह पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर थी। भले ही वो नाम का था, लेकिन एक तरह से वो पूरे इंडिया का बादशाह था उस समय। तो क्लाइव ने क्या काम किया, इसको तो फ़ायदा दिया शाह आलम द्वितीय को, मुग़ल बादशाह को। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार ले लिया क्लाइव ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों ने अपने बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का ये दीवानी अधिकार, यानी कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो हमारा होगा कानूनी तौर से। पहले भी लेते थे ये लोग, क्योंकि आपको पता है जैसे मीर जाफ़र को जब इन्होंने ही बंगाल का नवाब बनाया था, तो इन्हीं के पास आता था रेवेन्यू सब। लेकिन अब जो था रेवेन्यू वो कानूनी तौर से आएगा। पहले कानूनी तौर से नहीं था। पहले युद्ध लड़ा था फिर बना था, एक तरह से मीर जाफ़र को बनाया था इन्होंने बंगाल का नवाब। लेकिन अब जो है मुग़ल बादशाह की नज़र में कानूनी तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह को इसके बदले में दिए इलाहाबाद की संधि के तहत। इसके बाद कड़ा हुआ इलाहाबाद का भू राजस्व मुग़ल साम्राज्य को दे दिया। तो मुग़ल बादशाह को तो इससे फ़ायदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ से बंगाल तो एक तरह से पहले भी जा ही चुका था मुग़ल बादशाह के हाथों से, तो उसको तो 26 लाख रुपए वैसे ही मिल रहे हैं। कड़ा हुआ इलाहाबाद भी मिल गया, इसका भू राजस्व भी मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अवध का नवाब जो मीर कासिम के हेल्प करने आया था, उसकी रेड मार दी उन्होंने। अंग्रेज़ों ने क्या काम किया, 16 अगस्त 1765 की द्वितीय संधि हुई इलाहाबाद की। इसमें क्या काम किया, 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा अवध के नवाब को, शुजा-उद-दौला को। कड़ा हुआ इलाहाबाद भी छीन लिए अवध के नवाब से, और इसको छीनकर मुग़ल बादशाह को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सेना रखेगी अवध में, जिसका खर्चा भी अवध को ही देना होगा। अवध पर व्यापारिक अधिकार भी कर लिया। ये सारा नुकसान अवध को हुआ सबसे ज़्यादा। तो ये था बंगाल की कहानी। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद कोई नियुक्त नहीं किया, अपने आप बनते रहे। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वो क्या था? प्लासी का युद्ध। इससे, प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया भारत में। सिराजुद्दौला के साथ हुआ था क्लाइव
के साथ क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था, तो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो वो मीर कासिम था। क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला जो था वो परास्त हुआ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गधा बनाकर मीर जाफ़र को भेज दिया। मीर जाफ़र के बाद उसका दामाद जब मीर कासिम बना, तो उसको अंग्रेज़ों का अधिकार मंजूर नहीं था, तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ये अभी हमने देखा था। फिर नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो वो बक्सर के युद्ध था। तो रियल में जो अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत में आया, वो बक्सर के युद्ध के बाद आया, इलाहाबाद की संधि के तहत। क्योंकि इससे पहले मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब तो बना दिया था, रेवेन्यू भी लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानूनी तौर से उनके अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं था, वो मीर जाफ़र के ज़रिए करवा रहे थे। लेकिन अब इलाहाबाद की संधि के तहत जब बक्सर का युद्ध जीत गए, तो इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के तहत इन्होंने पूरा कानूनी तौर से बंगाल को अपने हाथों में ले लिया। मुगल बादशाह से 26 लाख रुपए भी दिए थे। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। शाह आलम द्वितीय के साथ ही हुई थी इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। अच्छा, आप कहोगे कि बक्सर की लड़ाई में जो बंगाल का नवाब था वो तो मीर कासिम था, मीर कासिम के साथ लड़ाई हुई थी। जी था, तो मीर कासिम ही, सही बात है ये। लेकिन अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ही दोबारा से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था, इसलिए हमें मीर जाफ़र ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सही तौर पर कौन था? मीर कासिम था, जिसने गद्दी को छोड़ा ही नहीं था, तो हमें पढ़ना पड़ेगा हालांकि मीर जाफ़र। नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। तो दीवानी अधिकार किसने प्राप्त किया, किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। करता भी कैसे? क्योंकि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, तो करना ही पड़ा प्रदान दीवानी। क्योंकि इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज जीते थे, उन्होंने अपनी मनमानी की। शाह आलम द्वितीय को तो 26 लाख रुपए दे दिए, और शाह आलम द्वितीय क्या मना कर देता वैसे भी, क्योंकि बक्सर का युद्ध कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे, तो उन्होंने दीवानी ले ली, तो शाह आलम द्वितीय मना तो वैसे ही नहीं कर सकता था। लेकिन एक तरह से हस्ताक्षर करवा लिए थे कि हाँ, मुगल बादशाह के अंतर्गत पहले बंगाल रह चुका है, तो अब हमारा हो गया दीवानी अधिकार उस पर। एक तरह से खेल चल रहा था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने, 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। वह गवर्नर जिसके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान हुए थे। तो लॉर्ड क्लाइव उस समय कौन था? गवर्नर था। तो ये जो गवर्नर हैं, ये सारे हम एक साथ देखेंगे। तो उस समय अभी बस इतना जान लीजिए कि गवर्नर उस समय होते थे, तो उस समय क्लाइव था गवर्नर, जिसके काल में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए। तो बंगाल के गवर्नर हम पढ़ेंगे वापस थोड़े दिन में। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, वो इलाहाबाद की संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को की थी। यानी कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। मुर्शिदाबाद जो था वो कैपिटल रह चुकी थी बंगाल की। मीर कासिम जो था वो अपनी कैपिटल को ले गया था मुर्शिदाबाद से बाद में मुंगेर। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद
ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, यानी कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया था, तो इसके बाद वो जिसके संपर्क में आए वो खासी जनजाति थी, क्योंकि खासी सबसे नज़दीक थी वहाँ से। 18वें शतक में 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम: अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो आपको इसका काल याद होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में हुआ था, वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था, यह अभी पढ़ेंगे नीचे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध देखो आगे आप, वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था इसमें, वांडीवाश के युद्ध में। अब कुछ एक युद्ध और हैं। बक्सर का युद्ध अभी पढ़ा था हमने, मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसमें। वांडीवाश में अभी पढ़ा हमने, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? फ्रांसीसी को हराया था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों ने लड़ा था। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठी। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। तो मराठा शक्ति ऐसी थी जिसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन था वो मराठी थे। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की हिस्ट्री। दोस्तों पूरी क्लास लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हिस्ट्री के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।